शादी के बाद मैं अपनी बेटी और दामाद को दावत पर बुलाती तो मेरा दामाद अकेला दावत पर आ जाता और मेरी बेटी को ना लाता। मुझे कहता कि मैंने तो बहुत कोशिश की कि आपकी बेटी को भी साथ ले आऊं, मगर उसने आने से इनकार कर दिया है। मुझे दामाद की बात सुनकर बहुत हैरत होती। मैं बेटी को कॉल करके पूछती तो बेटी कहती, अम्मी मुझे घर के कुछ जरूरी काम करने थे, इसलिए मैं नहीं आ सकती। बेटी का जवाब सुनकर मैं मजीद हैरान होती कि ऐसे कौन से जरूरी काम हैं जो मेरी बेटी अब मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकती। एक रोज मैंने अपनी नौकरानी और अपने दामाद को एक होटल में जाते हुए देखा। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। आखिर ये सब क्या चल रहा था। मैं उन दोनों का पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गई, मगर वो दोनों एक कमरे में चले गए। मैंने अचानक से उनके कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी तो दरवाजे की बेल बजी तो मैंने सोनिया को पुकारा, सोनिया देखना बाहर कौन है। सोनिया ने कहा, जी देखती हूँ। उसने गेट खोला तो सामने मेरा दामाद खड़ा था। वो अंदर आया तो सोनिया ने उसे सलाम किया। वो बोला, आंटी अंदर हैं। सोनिया ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, जी वो घर पर ही हैं। मेरा दामाद बदर अंदर आया। मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी कुछ जरूरी फाइल्स में खोई हुई थी। मेरे दामाद ने मुझे सलाम किया तो मैं मुस्कुराई। मैंने अपना चश्मा उतार कर फाइल पर रखा और बोली, आओ बदर बेटा, कैसे हो तुम, और मेरी बेटी माहीन कहाँ है। बदर ने सोफे पर बैठे हुए कहा, नहीं आंटी, मैं अकेला ही आया हूँ। दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी बात करना थी। मैंने कहा, अच्छा जरूर करो बात, मगर मेरी बेटी को लेकर आते। वो कहने लगा, आंटी आज वो बहुत मसरूफ थी। मैं दामाद की बात सुनकर चुप हो गई और सोचा, हो सकता है आज वो किसी जरूरी काम में मसरूफ हो। सोनिया साहब के लिए जूस लेकर आओ और खाने की टेबल पर खाना भी लगवा दो। वो बोली, ठीक है, मैं पहले जूस लेकर आती हूँ, फिर खाना भी लगवा देती हूँ। मैंने कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। बदर बोला, आंटी बात दरअसल ये है कि इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन शाहनवाज आपके साथ बिजनेस के ख्वाहिशमंद हैं। वो कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे बात करूं। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, बदर बेटा, दरअसल मैं वक्त के साथ अब आराम चाहती हूँ। मुझसे इतना काम नहीं होता। तुम्हारे अंकल जिंदा होते तो सारी जिम्मेदारियां खुद संभाल लेते, लेकिन उनके जाने के बाद ये सब कुछ संभालते संभालते मैं थक गई हूँ। मेरा तो ख्याल है कि तुम उन्हें मना कर दो। बदर ने कहा, आंटी कैसी बातें कर रही हैं, अंकल के बाद आपने सब कुछ संभाला है, अब आप हार कैसे मान सकती हैं। मैंने कहा, बस बेटा, अब दिल नहीं करता इतनी मेहनत के लिए। आप देखो ना, एक महीना पहले कितना बड़ा नुकसान मुझसे हो गया, वो तुमने संभाल लिया, वरना एक साल में भी उसका नुकसान पूरा ना हो पाता जितना बड़ा नुकसान था। इतने में सोनिया जूस लेकर आ गई। उसने जूस बदर के सामने रख दिया। मैंने कहा, बेटा तुम जूस पियो, मैं जरा नमाज पढ़ लूं, जोहर का वक्त तो पहले ही बहुत मुख्तसर होता है। ये कहकर मैं उठी और अपने कमरे में चली गई। मेरा नाम मेहताब आलिया है। मैं खुद तो मुस्तविद तबके से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अल्लाह ने मेरे नसीब में ये दौलत, रुपया और पैसा लिखा था। मेरे ससुर मेरे वालिद साहब के स्कूल और कॉलेज के जमाने के दोस्त थे। एक दिन मेरे ससुर की मेरे वालिद साहब से हादसाती मुलाकात हो गई। हादसाती मुलाकात में पुरानी यादों को ताज़ा किया तो मेरे ससुर ने पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी, जिसे मेरे अब्बू ने कबूल कर लिया और यूं मैं दुल्हन बनकर उस बड़े से आलीशान बंगले में आ गई। मेरे शोहर भी निहायत नफीस इंसान थे। अल्लाह ने मुझे 2 बेटों और एक बेटी से नवाजा है। बेटी बड़ी है, जिसकी शादी मैंने बदर के साथ कर दी है, और दोनों बेटे कनाडा में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। सोनिया मेरी मुलाजमा है। सोनिया की उम्र 17 या 18 साल होगी। दरअसल सोनिया मेरे ससुराल की खानदानी मुलाजमा की बेटी है। तकरीबन 5 साल पहले उसकी माँ कैंसर की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई थी। अब सोनिया भी मेरे घर में एक फर्द की तरह थी। मैंने कभी भी उसे घर की मुलाजमा नहीं समझा था, और वो भी मुझे बेगम साहिबा कहने की बजाय खाला कहती थी। आज मैंने अपनी बेटी और दामाद को दूसरी बार दावत पर बुलाया था, मगर मेरी बेटी थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही जाकर उससे मिलाऊंगी।
आखिर ऐसे कौन से काम हैं जो वो माँ से भी मिलने नहीं आ रही थी। खैर उस दिन बदर खाना खाकर जा चुका था और मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। अगले रोज मैं मार्केट से वापस आई और टैक्सी से उतरी। गर्मियां आ चुकी थीं और मैं अपने लिए कुछ नए कपड़े लेने गई थी। जैसे ही गेट पर पहुंची तो चौकीदार अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और सलाम करने के बाद बोला कि बेगम साहिबा, आप टैक्सी पर क्यों आई हैं? आपकी गाड़ी कहाँ है? मैंने कहा बस कमालदीन नाम पूछें। जब मॉल से शॉपिंग करके बाहर निकली तो गाड़ी नहीं थी। लगता है किसी ने चोरी कर ली है। चौकीदार ने कहा बेगम साहिबा, आपकी गाड़ी तो बहुत महंगी थी। मैंने कहा जी, दुआ करें मिल जाए। मैंने एसएचओ से बात कर ली है। मैं गेट से अंदर दाखिल हुई तो सामने बदर की गाड़ी खड़ी थी। मैंने चौकीदार से कहा क्या बदर आया हुआ है? चौकीदार ने कहा जी बेगम साहिबा, बदर साहब आए हुए हैं। मैंने पूछा वो कब आया? चौकीदार बोला आधा घंटा हो गया होगा। मैं तजस्सुस से घर के अंदर दाखिल हुई। आजकल बदर तकरीबन रोज ही मेरे घर आ रहा था। ड्राइंग रूम में दाखिल हुई लेकिन बदर ड्राइंग रूम में नहीं था। इधर उधर अचानक मुझे सोनिया के रूम से बातें करने की हल्की सी आवाज आई। मैंने शॉपिंग बैग्स टेबल पर रखे और सोनिया के कमरे की तरफ चल पड़ी। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल होती, दरवाजा खुल गया। बदर और सोनिया कमरे से बाहर आ गए। मैं उन दोनों को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रहे थे। चंद लम्हों बाद बदर बोला आंटी, मैं आपसे ही मिलने आया था लेकिन आप घर पर नहीं थी तो मैं आपका पूछने सोनिया के रूम में चला गया। मैंने कहा बेटा, तुम पिछले आधे घंटे से सोनिया से मेरे बारे में पूछ रहे थे। मेरा जवाब सुनकर बदर बौखला कर बोला नहीं आंटी, मैं तो काफी देर से ड्राइंग रूम में आपका इंतजार कर रहा था लेकिन आप नहीं आई तो मैं सोनिया से पूछने के लिए उसके कमरे में चला गया। मैंने कहा बदर बेटा, तुम मुझे फोन कर लेते। बदर ने कहा आंटी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो चला गया। मैंने सोनिया की तरफ देखा, वो भी बिना कोई जवाब दिए वापस कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में गई। मैंने बेटी को फोन मिलाया और बोली बेटी, ये क्या तमाशा है? मैं 2 बार तुम्हें बुला चुकी हूँ और तुम मुझसे मिलने नहीं आ रही। बेटी ने कहा अम्मी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा और दूसरा ये कि बदर आजकल बहुत मसरूफ रहते हैं। जब भी उन्हें आपकी तरफ आने के लिए कहती हूँ वो यही कहते हैं कि थोड़ा काम कम हो जाए फिर आपकी तरफ आएंगे। मैंने कहा लेकिन बदर तो आजकल रोजाना यहीं आ जाता है। हैरत है, तुम्हें नहीं पता? बेटी ने कहा क्या बदर रोजाना वहां आते हैं? लेकिन मुझे तो वो कहते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैंने कहा तुम्हें क्या कुछ इल्म नहीं है? बेटी ने कहा नहीं अम्मी, मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खुद इस मामले को देखती हूँ, तुम बदर से जिक्र ना करना। बेटी ने कहा ठीक है अम्मी, आपको जैसे मुनासिब लगे। अब मुझे तशवीश होने लगी कि बदर मेरी बेटी और मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है और हकीकत में मुझे बदर का यूं सोनिया के कमरे में जाना अच्छा नहीं लगा था। वो मुझे भी तो फोन कर सकता था। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि कंपनी से मैनेजर की कॉल आ गई। मैंने कहा जी मैनेजर साहब, कुछ पता चला? मैनेजर ने कहा बेगम साहिबा, कोई मार्केट में हमारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है और ये जो हमारा नुकसान हुआ है ये भी उसी की एक चाल है। मेरा ख्याल है कोई बहुत करीबी है जिसके पास हमारी कंपनी के बारे में तमाम तर मालूमात होती हैं। मैंने कहा मैनेजर साहब, आप अपने जरिए से उस इंसान की खोज लगाएं, मैं भी देखती हूँ कि कौन है आस्तीन का सांप। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। ठीक 2 दिन के बाद मैं अपने ऑफिस से निकली तो मैंने बदर की गाड़ी देखी। वो गाड़ी में बैठ रहा था, शायद उसे कहीं जाना था। मुझे तजस्सुस हुआ था। मैं भी गाड़ी में बैठी और मैंने बदर का पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी था मगर वो मेरा दामाद था। लेकिन अहम बात ये थी कि कुछ दिनों से बदर बहुत मशकूक किस्म की हरकतें कर रहा था। मेरे अब्बा कहा करते थे कि समझदार इंसान वही है जो बदलती हुई हवा के रुख का तयन कर सके और देख सके कि मुखालिफ सिमत में कौन खड़ा है। जो लोग बर वक्त सिमत का तयन कर लेते हैं वो बड़े नुकसान से बच जाते हैं। मेरे शोहर के इस दुनिया से जाने के बाद मैंने बड़ी कामयाबी के साथ ना सिर्फ अपने शोहर के बिजनेस को आगे बढ़ाया था बल्कि अपनी कामयाबी के झंडे भी हर तरफ गाड़े थे। और इन सब की सिर्फ एक ही वजह थी, जो एतमाद अब्बू ने हमें दिया था
میں اپنے داماد کا پیچھا کر رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ میں نے اس سے دور اپنی گاڑی کو روکا اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ گاڑی سے اترا اور ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ میں بھی گاڑی سے اتری اور اس کا پیچھا کرتی ہوئی ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ اس نے ریسیپشن سے چابی لی اور سیڑھیوں سے اوپر چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے تھی۔ اس نے چابی سے کمرے کو کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی کمرے کے پاس آئی اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بدر یہاں کیوں آیا تھا؟ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ آخر میں ناکام ہو کر واپس چل پڑی۔ جیسے ہی میں کوریڈور سے مڑنے لگی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں چھپ کر دیکھنے لگی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے سے سونیا باہر نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر آنے لگی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر میں تیزی سے قدم اٹھاتی نیچے کی طرف بھاگی۔ میں ایک جگہ چھپ گئی اور سونیا ہوٹل سے باہر نکل گئی۔ میں بھی ہوٹل سے باہر نکلی۔ سونیا نے ٹیکسی لی اور چلی گئی۔ یقیناً وہ گھر ہی گئی ہوگی۔ میں نے جلدی سے گھر فون کیا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے سونیا کے موبائل پر کال کی تو اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ میں نے کہا سونیا گھر کے نمبر پر فون کیا، کسی نے اٹھایا نہیں، کہاں ہو تم؟ وہ بولی خالہ میں نہا رہی تھی اور ابھی واش روم سے نکلی ہوں، کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سونیا کو کبھی ملازمہ نہیں سمجھا تھا، اسے تو ہمیشہ گھر کا ایک فرد سمجھا تھا۔ آخر وہ مجھے دھوکہ کیوں دے رہی تھی؟ اور بدر میرا داماد ہے، وہ مجھے کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ سونیا اور بدر کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ مجھے ان سارے سوالات کے جوابات چاہیے تھے۔ میں گھر پہنچی تو سونیا کہنے لگی خالہ کھانا لگا دوں؟ میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، صرف ایک کپ چائے پیوں گی۔ وہ بولی ٹھیک ہے میں ابھی چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو میں نے کہا سونیا اپنا موبائل دو، میں نے ایک فون کرنا ہے، میرے موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے اپنا موبائل دیا اور چلی گئی۔ میں نے موبائل کو اچھی طرح سے چیک کیا لیکن اس میں بدر کا نمبر نہیں تھا۔ اسی وقت اچانک ایک نئے نمبر سے ایک میسج آیا جس میں لکھا تھا سونیا میرے پاس تمہارے بارے میں جو راز ہے اس کو جاننے کے بعد تمہارے دن بدل جائیں گے۔ اتنی دیر میں سونیا چائے لے کر آ گئی۔ میں نے موبائل اسے دیتے ہوئے کہا سونیا کوئی بڑا عجیب سا میسج آیا ہے، سوری میں نے پڑھ لیا، وہ بھی اسی لیے کہ تم تو ویسے بھی مجھ سے کچھ چھپاتی نہیں ہو۔ سونیا نے موبائل لے کر جلدی سے میسج دیکھا اور بولی خالہ جی یہ رانگ نمبر ہے، کل سے بلا وجہ مجھے تنگ کر رہا ہے، میں اب اسے بلاک ہی کرنے لگی تھی۔ یہ کہہ کر سونیا کمرے میں چلی گئی۔ چند لمحوں بعد میں بھی اٹھی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تھا وہ اوپر چھت پر جا رہی تھی۔ وہ اوپر چلی گئی تو میں نے بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور اس کے پیچھے چھت پر چلی گئی۔ آخری سیڑھی پر پہنچتے ہی مجھے سونیا کی آواز آئی۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کس راز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے اور میں وہی کروں گی جس کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے اور میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں۔ یہ سن کر میں دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اتنے میں مینیجر کی کال آئی۔ میں نے فون سنا تو انہوں نے کہا کہ بدر صاحب تحریم بلڈرز کے مالک خرم صاحب کے بیٹے ہیں اور خرم صاحب بڑے صاحب کے بہت اچھے دوست تھے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خرم صاحب اور بڑے صاحب کے درمیان آج سے کئی سال پہلے ایک جھگڑا ہو گیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ جھگڑا دشمنی تک پہنچتا اسی دوران خرم صاحب کی ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئی۔ میں نے کہا مینیجر صاحب کیا آپ اس جھگڑے کی وجوہات کا پتہ لگا سکتے ہیں؟ مینیجر بولا بیگم صاحبہ میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا۔ خرم صاحب تقریباً 6 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے ٹھیک 1 سال کے بعد میرے شوہر بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میرے شوہر کے دنیا سے چلے جانے کے ٹھیک 6 ماہ بعد سونیا کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس کا جانا طبعی موت تھا کیونکہ اسے کینسر تھا۔ سب کچھ بہت الجھا ہوا تھا، میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن اب اس کہانی کا ڈراپ سین کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی تمام کاروباری اور ذاتی معاملات کی چھان بین کرنا شروع کر دی۔
और साथ ही सोनिया और बदर पर भी गहरी नजर रखी हुई थी। चंद दिन बाद मैंने अपनी बेटी को घर पर बुला लिया और हम दोनों गाड़ी में बैठे सोनिया के घर से निकलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सोनिया ने आज फिर बदर से मिलने के लिए ही जाना था। थोड़ी देर के बाद सोनिया घर से निकली और पैदल चलती हुई चौक पर आ गई। चौक पर एक गाड़ी खड़ी थी। सोनिया उस गाड़ी में बैठी तो गाड़ी चल पड़ी। मैंने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सोनिया की गाड़ी के पीछे लगा दी। मेरी बेटी ने कहा, क्या बात है अम्मी, ना आप कुछ बता रही हैं और ना मुझे बदर से कुछ पूछने दे रही हैं। मैंने कहा, बेटा आज तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। सोनिया की गाड़ी उसी होटल के बाहर रुकी। मैंने भी अपनी गाड़ी होटल से कुछ फासले पर एक जगह खड़ी की और होटल में दाखिल हो गई। मैं और मेरी बेटी उसी कमरे की तरफ चल पड़े। सोनिया उसी कमरे की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर के बाद वो कमरे के अंदर दाखिल हुई। चंद लम्हों में मैं और मेरी बेटी भी उस कमरे के अंदर दाखिल हो गए। जो ही मैं कमरे में दाखिल हुई, बदर हक्का बक्का हमें देखने लगा। वो बोला, आंटी आप यहाँ? मैंने कहा हाँ। मेरी बेटी बोली, बदर तुम सोनिया के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? सोनिया ने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाला वो वीडियो मेरे मोबाइल में है, आप भी देख लें। ये सुनते ही बदर ने चौंक कर सोनिया की तरफ देखा। मैंने वो मोबाइल ले लिया। मैंने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी। मैंने वो फाइल टेबल पर फेंकते हुए कहा, बदर तुम जिन गलत फहमियों की परछाई को सच समझकर इनके पीछे भाग रहे हो, उसका सबूत इस फाइल में है। तुम इसे पढ़ लो। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुमने बिना तहकीक किए हमसे बदला लेने की कोशिश की। ये सुनकर बदर ने कहा, आंटी एक सच मेरे पास भी है जो आप नहीं जानती, और वो सच जानने के बाद आपके कदमों तले से जमीन निकल जाएगी। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे पास आधा सच है। इस फाइल में एक सीडी है जिसमें तुम्हारे वालिद और मेरे शोहर के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू है। वो सारी गुफ्तगू मेरे शोहर ने निहायत समझदारी के साथ रिकॉर्ड करके महफूज कर ली थी। चलो अच्छा ही हुआ कि मेरे शोहर की बेगुनाही साबित हो गई। मेरे शोहर ने कारोबार में तुम्हारे वालिद को कोई धोखा नहीं दिया था, बल्कि मेरे शोहर खुर्रम साहब के शिकवे को खत्म करने के लिए उनकी डील एक बड़ी कंपनी के साथ कराने ही लगे थे कि बदकिस्मती से खुर्रम भाई की वफात हो गई। इसका सबूत वो पेपर्स हैं जो इस फाइल के अंदर हैं। तुम वो पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि तुमने बिना तहकीक किए सिर्फ बदला लेने की गर्ज से मेरे कारोबार को ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया, बल्कि मेरी बेटी को भी धोखा देने की कोशिश की। मुझे मोबाइल की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मुझे इल्म हो गया है कि तुम मियां शहजाद साहब की बेटी से शादी करने की प्लानिंग कर रहे हो, और सोनिया के मोबाइल में वही वीडियो है जो तुम शहजाद साहब की बेटी को शादी के लिए राजी कर रहे थे। तो सोनिया ने छुपकर ये वीडियो बना ली थी, और इस वीडियो को डिलीट करने के लिए तुम सोनिया पर दबाव डाल रहे हो। मगर ऐसी बातें छुपती नहीं हैं, चाहे लाख छुपाओ। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक कमजोर आदमी के साथ की जो हकीकत तक ना पहुंच सका और बदला लेने के लिए तैयार हो गया। अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रहेगी, इसका फैसला बाद में होगा। ये कहकर मैं वापस मुड़ने लगी तो बदर ने कहा, आंटी क्या आप जानती हैं कि सोनिया कौन है? मैंने मुड़कर बदर की तरफ देखा। वो बोला, ये आपकी सौतेली बेटी है। ये सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं हैरान परेशान बदर की तरफ देख रही थी। वो बोला, सोनिया की माँ से अंकल ने छुपकर निकाह किया हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि अंकल अपने वालिद साहब के मरने के बाद ही सोनिया की वालदा को घर क्यों लेकर आए और सबको यही कहा कि वो उनके खानदान की मुलाजमा है। उन्हें अपने वालिद साहब के दुनिया से जाने के बाद ही खानदानी मुलाजमा को घर लेकर आना क्यों याद आया? मैंने कहा, बस करो बदर, तुम उस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हो जो इस दुनिया में भी नहीं रहा। बदर ने अपने कोट की जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये सोनिया की माँ और आपके शोहर का निकाह नामा है, और इस निकाह के गवाह मेरे बाबा थे, और इसी निकाह नामे को लेकर मेरे बाबा आपके शोहर पर दबाव डाल रहे थे कि अंकल उनको वो टेंडर दिलाने की कोशिश करें जो कि दरअसल अंकल नहीं करना चाहते थे। मैंने वो लिफाफा लिया और उसके अंदर से कागज निकालकर पढ़ने लगी। वाकई ये निकाहनामा था
اور میں اپنے شوہر کے دستخط کو بخوبی پہچانتی تھی۔ بدر بولا، آنٹی، میں تو ثانیہ کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انکل کی محبت میں وہ گھر کی ملازمہ بھی بننے کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے انکل کی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا اور وہ بھی زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکی۔ یہی راز آج میں سونیا کو بتانے والا تھا۔ مجھے چکر آیا اور میری بیٹی نے مجھے پکڑ کر سہارا دیا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی بولی، بدر، کیا مجھ سے شادی بھی آپ نے بدلہ لینے کے لیے کی تھی؟ یہ سن کر بدر خاموش رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں چند لمحوں بعد اٹھی اور واپس جانے لگی تو سونیا، جو خود اب تک حیران و پریشان کھڑی تھی، میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہیں کھڑے رہنا ہے یا گھر چلنا ہے؟ یہ سن کر وہ بھی میرے ساتھ چل پڑی۔ بدر کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کو 6 ماہ ہوئے تھے، لیکن اس سارے واقعے کے بعد میری بیٹی نے بدر سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سمجھدار آدمی ایک جگہ سے ایک بار ہی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ بیٹے کی عدت پوری ہونے کے بعد میں نے اپنی بیٹی اور سونیا دونوں کی شادی کر دی تھی اور اپنی جائیداد دونوں میں تقسیم کر دی تھی۔